नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं सिंजोरल स्वागत करता हूं स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में आपका। पीछे आपकी ये जो लाइव क्लासेस चल रही हैं, बायोलॉजी की क्लासेस जो हैं वो कुछ दिनों से आपको उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। लाइव स्ट्रीमिंग जो है उसमें थोड़े से नेटवर्क के इशू होने के कारण से आपको आज भी लाइव क्लास प्रोवाइड नहीं करवा के एक रिकॉर्डेड क्लास जो है वो आपको भेज रहे हैं। जल्द ही 1 या 2 दिन में फिर से या अगली क्लास जो है वो लाइव क्लास जो है वो आपकी शुरू हो जाएगी और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही शुरू हो जाएगी। तो आज की जो क्लास है, जो रिकॉर्डेड क्लास है, वो आज हम शुरू करते हैं। आज की क्लास 12th बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम में जो चैप्टर 11 रेस्पिरेशन का हम पढ़ रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। रेस्पिरेशन कि ये जो पिछली क्लासेस हैं उनमें हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस इन विच रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट like glucose oxidized into carbon dioxide and H2O and produced energy in the form of a ATP। यानी ATP के फॉर्म में ग्लूकोज C6H12O6 जो है इसका ऑक्सीडेशन होता है और इसके ऑक्सीडेशन से ये ऑक्सीडेशन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस से ATP जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इसकी पूरी इक्वेशन जो है उसमें हमने पढ़ा था कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करने के लिए 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2 रिक्वायर्ड होते हैं और प्रोड्यूस होते हैं 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 12 मॉलिक्यूल H2O एंड ATP 38 ATP जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। इसमें ये पूरा ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है उसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले जो है वो होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है इसमें ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के हमें यहाँ पर ऑब्टेन होते हैं। आगे अगली जो प्रोसेस है जिसमें कई साइक्लिक प्रोसेसेस या साइक्लिक रिएक्शन जो है उसके थ्रू क्रेब्स साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है और क्रेब्स साइकिल के थ्रू सबसे लास्ट में हमको 6 मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के ऑब्टेन होते हैं। साथ में यहाँ पर हमें जो ऑब्टेन हुए थे वो थे NADH2 प्लस FADH2 38 ATPs। ये जितने 38 ATP हैं यानी एनर्जी का प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर नहीं हुआ। यानी अभी तक की समरी जो है उसमें हम कह सकते हैं कि एट द एंड ऑफ क्रेब्स साइकिल के एंड तक ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है इन 6 CO2 बट एनर्जी नॉट रिलीज, परंतु एनर्जी यहाँ पर रिलीज नहीं हुई है और हमें ऑब्टेन हुए हैं NADH2 और FADH2। अब आगे यही मॉलिक्यूल जो हैं इनका आगे ऑक्सीडेशन होगा और इनके ऑक्सीडेशन से हमें जो है टोटल ये जो 38 हाई अमाउंट ऑफ ATP जो हैं ATP मॉलिक्यूल ये जो है वो हमें ऑब्टेन होंगे। वो अगली प्रोसेस है, उस अगली प्रोसेस के थ्रू हमें ये मिलेंगे। वो प्रोसेस जो है वो रहेगी ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो आज की जो क्लास है उसमें हमें ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल के बाद में जो लास्ट टॉपिक ETS का जो है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखें ETS है क्या। ETS इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इट इज ए सिस्टम इन विच इलेक्ट्रॉन्स moves from one electron carrier to another electron carrier in a uniform sequence। एक निश्चित सीक्वेंस या एक निश्चित चेन में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर पर मूव करते हैं। कहाँ होता है साइट ऑफ ETS जो है वो क्या होगा, तो उसके लिए देखें साइट ऑफ रेस्पिरेशन में हमने देखा था सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो साइट ऑफ रेस्पिरेशन है। ग्लूकोज जो है वहाँ पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड जो है वो हमें मिलता है और पायरुविक एसिड फिर इंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया की
स्ट्रक्चर जो है वो इस टाइप की, जिसमें ये क्रिस्टी और अंदर ये मैट्रिक्स है। ग्लाइकोलाइसिस से जो पायरुविक एसिड मिले थे, पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल, वो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर एंटर हो जाते हैं मैट्रिक्स में। अब इस मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल होगा और CO2 जो है वो यहाँ पर निकल जाएगी। अब इसके बाद में ये जो इंटरनल सरफेस है जो क्रिस्टी में बनी हुई है, इस पर मॉलिक्यूल या इस पर छोटे छोटे ग्रेन लाइक पार्टिकल जिनको हम F1 पार्टिकल कहते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और इसी पर इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये वो साइट है जहाँ पर ETS होता है। तो ETS की जो साइट है वो हो गई इंटरनल माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इंटरनल माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है इस पर कंप्लीट होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या इस साइट पर ये जो चेन है वो पूरी होगी और इसी के थ्रू हमें ATP मॉलिक्यूल जो है वो ऑब्टेन होंगे। अब यहाँ पर इसको हम ETS का जो लाइनर डायग्राम है उसके थ्रू हम इसको समझें, तो उससे पहले ये ध्यान में रखना है कि इंटरनल माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं ये अलग अलग मॉलिक्यूल हैं और वो अलग अलग मॉलिक्यूल मिलकर टोटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ETS जो है उसमें वर्क करते हैं टोटल 5 वे कॉम्प्लेक्स, 5 कॉम्प्लेक्स जो हैं, यानी इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल टोटल मिलाकर 5 कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। उनके थ्रू ये पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इंक्लूड NAD एंड FMN। NAD is nicotinamide adenine dinucleotide, FMN is flavin mononucleotide। इसमें आयरन सल्फर प्रोटीन कैरियर जो हैं वो भी इंक्लूड किए जाते हैं। सेकेंड कॉम्प्लेक्स में ध्यान रखें, सेकेंड कॉम्प्लेक्स जो है उसमें रहेंगे FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड UQ यूबीक्विनोन, आयरन सल्फर प्रोटीन का ये पार्ट है, ये भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स मेड अप फ्रॉम NAD एंड FMN, सेकेंड कॉम्प्लेक्स मेड अप फ्रॉम FAD एंड UQ। इसके बाद थर्ड कॉम्प्लेक्स जो है इसमें साइटोक्रोम सिस्टम जो है वो काम करते हैं, जिसमें कॉपर या आयरन के जो आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह से काम करते हैं और इसमें शामिल किया जाता है साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C1। इसके बाद फोर्थ कॉम्प्लेक्स मेड अप फ्रॉम साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3। लास्ट फिफ्थ कॉम्प्लेक्स जो है, फिफ्थ कॉम्प्लेक्स ये साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A0 से मिलकर बनता है, जो एटीपेज एंजाइम की तरह से काम करता है। तो एटीपेज एंजाइम ही कह सकते हैं, एटीपेज एंजाइम का हेड पार्ट जो है वो यहाँ पर फिफ्थ कॉम्प्लेक्स का काम करता है या फिफ्थ कॉम्प्लेक्स की तरह से वर्क करता है। तो ये 5 कॉम्प्लेक्स जो हैं, इनमें ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, इनमें एक से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर, इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लगातार ट्रांसफर होते हैं और इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है, उस एनर्जी गैप में एटीपेज एंजाइम जो है वो एटीपी का फॉर्मेशन करता है। कैसे? इस चीज को जानने के लिए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, इसका लाइनर डायग्राम जो है वो आपके सामने मैं बना रहा हूं, तो उसको देखें। यहाँ पर ये हमें मान लेते हैं, एक आउटलाइन खींच लेते हैं इंटरनल माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की। ये इंटरनल माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है जिस पर ये इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अंदर की तरफ है NADH2। NADH2 का फॉर्मेशन जो है वो क्रेब्स साइकिल में हुआ था। तो क्रेब्स साइकिल में फॉर्मेशन हुआ था NADH2 का। चलो इसी को थोड़ा सा इस तरफ बना देता हूं, तो इसमें ध्यान में रखें, ये NADH2 प्रोड्यूस्ड इन ए ग्लाइकोलाइसिस, इन ए लेक रिएक्शन एंड इन ए क्रेब्स साइकिल रिएक्शन। तो क्रेब्स साइकिल प्रोसेस वगैरह में ये बने थे। अब ये NADH2 जो है, इसका सबसे पहले ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मीन से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन आयंस या प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो जाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा NAD में।
ये रिड्यूस्ड निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड या NAD की रिड्यूस्ड फॉर्म है। रिड्यूस्ड फॉर्म से ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आ गया, और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में जब ये आया तो इसने इलेक्ट्रॉन जो हैं इनको रिमूव कर दिया। रिमूवल इलेक्ट्रॉन जो है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिमूव होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ले लेता है FMN, जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का ही एक पार्ट है। तो इसको ध्यान में रखें, ये इसका ऑक्सीडाइजेशन हुआ या इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ पर इसका हो गया रिडक्शन, और FMN का रिडक्शन होने से ये कन्वर्ट हो गया किसमें, FMNH2 में। तीर के निशान को ध्यान में रखें, इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, तो जो इलेक्ट्रॉन निकले वो इसने ले लिए और इसने इलेक्ट्रॉन लिए और प्रोटॉन लिए, और ये कन्वर्ट हो गया FMNH2 में। अब इसके बाद में फिर ये इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे FAD के थ्रू, और FAD जो है वो FADH2 में कन्वर्ट हो गया। FMNH2 FMN में कन्वर्ट हुआ, FAD जो है वो FADH2 में कन्वर्ट हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, यानी इसका ऑक्सीडेशन होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा कौन है, यूबिक्विनोन, UQ, जो सेकंड कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट है, और ये कन्वर्ट हो गया UQH2 में, यानी इसका रिडक्शन हो गया। अब इसका फिर से ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे कॉम्प्लेक्स, अगला जो कॉम्प्लेक्स है यानी कॉम्प्लेक्स थर्ड, उसमें साइटोक्रोम B जो है उसके थ्रू इसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, इसका यहाँ पर रिडक्शन हुआ। UQ का ऑक्सीडेशन तो इसका रिडक्शन, तीर का निशान जो है वो रिडक्शन को शो करता है, तो इसका रिडक्शन हुआ। अब ये इसके बाद में इसका ऑक्सीडेशन, तो इसका हो जाएगा रिडक्शन। ये इसी कॉम्प्लेक्स का अगला पार्ट है, बस तीर के निशान को इस तरह से बना दें, साइटोक्रोम C1। इसके बाद आगे फिर अगला कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम A, और लास्ट वन साइटोक्रोम A3। इस तरह से ये लगातार कम प्रोसेसेस जो हैं वो होती रहेंगी, और लास्ट में इसका भी क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन फेज है, ये ऑक्सीडेशन फेज हो गए। अब इसके ऑक्सीडेशन से रिमूव हुए इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्सीडेशन से रिमूव हुए हैं, एक NADH2 से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले थे वो इस पर आए, फिर इस पर आए, फिर इस पर आए, फिर इस पर, फिर इस पर, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन आते गए। लास्ट में ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे। इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ले गए ऑक्सीजन। 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए हाफ मोलिक्यूल ऑक्सीजन जो है उसकी जरूरत पड़ती है, तो हाफ मोलिक्यूल ऑफ ए O2 accept 2 electron that carries from the reduct oxidation of NADH2 and plus 2 proton also accept by oxygen। ये 2 प्रोटॉन जो है वो कहाँ से आए इसको देखें। ये है मैट्रिक्स, इस तरफ का जो पार्ट है ये मैट्रिक्स है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो पार्ट है यहाँ पर NADH2 यहीं पर थे। ये जो पार्ट है वो है इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, यानी मेम्ब्रेन के बीच का ये जो स्पेस है। तो यूं कह सकते हैं कि NADH2 यहाँ पर है, ये कैरियर जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर ये यहाँ पर है, इस साइड पर यहाँ अंदर मैट्रिक्स है, ये इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है। तो NADH2 जो है वो NAD में कन्वर्ट हुआ, ये जो है वो पूरा हो गया इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन रहेगी। अब यहाँ पर जब NADH2 का ऑक्सीडेशन हुआ तो इसने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो तो रिलीज किए ही, जो इसने एक्सेप्ट कर लिए, साथ में इसने 2 प्रोटॉन यानी ये H2 2 प्रोटॉन जो हैं वो भी यहाँ पर रिलीज हुए। FADH2 से भी 2 प्रोटॉन जो हैं वो रिलीज होते हैं। ये प्रोटॉन NADH2 से आए हैं तो NADH2 से, FADH2 से आए हैं तो FADH2 से, ये प्रोटॉन जो हैं वो यहाँ पर आएंगे।
और ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे और इनके जुड़ने से फॉर्मेशन होगा या फिर निर्माण होगा किसका, इससे बनेंगे H2O। तो H2O मॉलिक्यूल या H2O वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर हो जाता है। अब यहाँ तक ये चीज तो आई कि ऑक्सीजन का पार्टिसिपेशन हो गया और H2O मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। रिलीज एनर्जी, एनर्जी जो है वो कहाँ पर रिलीज हुई और एटीपी का फॉर्मेशन जो है वो कहाँ हुआ, उसके लिए ध्यान रखें। एफएमएन और एफएडी यानी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, इनके बीच में इतना एनर्जी गैप होता है कि उसके कारण से एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। एक एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, दूसरा जो एटीपी का फॉर्मेशन है वो होता है कॉम्प्लेक्स थर्ड में एटीपी फॉर्मेशन, एंड थर्ड एटीपी प्रोडक्शन जो है वो होता है कॉम्प्लेक्स फोर्थ में। ये है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ये है कॉम्प्लेक्स सेकंड, ये है कॉम्प्लेक्स थर्ड, एंड these cytochrome A and A3 made complex fourth, and here ATPase enzyme act as complex 5। तो complex fifth जो है वो इस साइड पर और इस साइड पर जो एनर्जी गैप होता है उसके कारण से ये इतना काम करता है कि एडीपी के साथ में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर एटीपी का फॉर्मेशन कर देता है। अब यहां पर देखें, एक NaDH2 का ऑक्सीडेशन जब हुआ लास्ट में, तो बीच में कितने एटीपी प्रोड्यूस हुए, 3 एटीपी। तो 1 NADPH2 ऑक्सीडाइज एंड प्रोड्यूस 3 एटीपी मोलिक्यूल। एंड FAD की बात करें तो FAD है तो उसकी शुरुआत या उसका स्टार्ट ही कहां से होता है, कॉम्प्लेक्स सेकंड से। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो एनर्जी गैप था, एटीपी का प्रोडक्शन हुआ था, वो यहां पर बनेंगे नहीं। इसलिए FAD जो है या FADH2 जो है उससे प्रोड्यूस होते हैं केवल टोटल 2 एटीपी मोलिक्यूल। तो ये केवल 2 एटीपी मोलिक्यूल ही प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से NADH2 से एटीपी और FADH2 से एटीपी, FADH2 से केवल ये 2, NADH2 से टोटल ये 3 एटीपी जो हैं इनका प्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पर ये हमने जो है वो ETS या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है इसको डिस्क्राइब किया, एक बार फिर से देख लें। इन ETS टोटल 5 complex participates. These complex are made up from electron carrier protein molecules. ये इलेक्ट्रॉन कैरियर मोलिक्यूल्स हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर कैरियर इन ए यूनिफॉर्म चेन, एक चेन सिस्टम में। फर्स्ट ऑफ ऑल NADH2, reduced NADH2 oxidize in NAD and release 2 electron. These electrons carry out from one electron carrier to another electron carrier, and at last these are accepted by half molecule of O2 and produced 1 molecule of H2। ये हमने बात की एक NADH2 की या एक FADH2 की। टोटल हमें जो NADH2 मिले थे, समरी ध्यान में रखें, ग्लाइकोलाइसिस और एक क्रेब्स साइकिल की। टोटल NADH2 जो हमें मिले थे, 2 NADH2 हमें मिले थे ग्लाइकोलाइसिस में, प्लस 2 जो थे वो हमें मिले थे चेन रिएक्शन में, जिसमें पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम A में, और टोटल 6 NADH2 मोलिक्यूल जो हैं वो हमें क्रेब्स साइकिल में ऑब्टेन हुए थे। तो टोटल ग्लाइकोलाइसिस से क्रेब्स साइकिल तक हमें जो NADH2 मोलिक्यूल ऑब्टेन हुए थे वो थे 10 NADH2। 1 NADH2 प्रोड्यूस 3 ATPs, 10 NADH2 प्रोड्यूस 3 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी 30 ATPs। तो 30 ATP जो है वो हमें इन्हें 10 NADH2 से ऑब्टेन हो जाएंगे। बात करें FADH2 की, FADH2 जो है वो हमें मिले थे केवल 2, कहां पर है, क्रेब्स साइकिल में। तो केवल 2 FADH2 मोलिक्यूल हैं। एक FADH2 से मिलते हैं 2 ATP
तो 2 से मिलेंगे 4 ATP। इस तरह से 4 ATP हमें ऑब्टेन हो जाए। टोटल हो गए 34 ATP। 34 ATP का प्रोडक्शन जो है वो ETS में होता है। अब हमने ये पढ़ा है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से टोटल 38 ATP एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो 4 ATP जो है वो कहाँ, उसको ध्यान में रखें। 2 ATP जो हैं वो पहले मिले थे सीधे सीधे कहाँ पर है, ग्लाइकोलाइसिस में, प्लस साथ में 2 GTP जो हैं वो भी हमें ऑब्टेन हुए थे जो 2 ATP के बराबर हैं। इसलिए टोटल हो गए ये मिले थे हमें कहाँ पर है, क्रेब्स साइकिल में। तो टोटल यदि देखा जाए तो 34 + 2 + 2 = 38 ATP। तो 38 ATP जो है वो हमें प्रोड्यूस से हो जाते हैं, टोटल ही हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। अब बात करें हम इन ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स की। ऑक्सीजन की बात करें उसमें देखते हैं। ऑक्सीजन जो है वो कितने काम आएगी। एक NaDH2 या एक FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं उनको एक्सेप्ट करता है हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2। टोटल 10 और 2 12, टोटल ये 12 NaDH2 या FADH2 हैं। एक के लिए है हाफ तो 12 के लिए हो जाएंगे 6। तो 6 मॉलिक्यूल यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये 10 ये 2, इनको ध्यान में रखें, इनको लगाने की जरूरत नहीं है, संख्या बस ध्यान में रखने के लिए बता रहे हैं। तो टोटल 10 और 2 12 NaDH2 या FADH2 से टोटल जो 24 हाइड्रोजन और 24 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, इनको लेंगे 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के और बनाएंगे 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। 12 मॉलिक्यूल H2O जो है वो यहाँ पर प्राप्त होते हैं। क्रेब साइकिल में जो है वो खर्च हो चुके थे 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O या वाटर मॉलिक्यूल। तो टोटल ऑब्टेन जो है वो यहाँ पर हमें इतने मिले। अब इस बेसिस पर हम देखें ETS बाकी सारे सब की समराइज यदि हम करें एक साथ। पहले ग्लाइकोलाइसिस C6H12O6, यहाँ पर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल था। इसमें जो चीजें हमें मिली वो क्या थी, वो थे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए पायरुविक एसिड प्लस 2 ATP 2 NaDH2। ये है ग्लाइकोलाइसिस। अब बात करते हैं क्रेब्स साइकिल के। क्रेब्स साइकिल में 2 मॉलिक्यूल थे पायरुविक एसिड के, ये साथ में जो ऑब्टेन हुए यहाँ पर वो थे 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 6 मॉलिक्यूल CO2 के जो हैं वो ऑब्टेन हो गए थे, प्लस 6 मॉलिक्यूल और लिंक रिएक्शन को भी साथ में रखें तो टोटल 8 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2 वो ऑब्टेन हुए और 2 मिले हमें FADH2 प्लस 2 थे GTP। इसके बाद में लास्ट में है ETS। इस ETS में क्या काम में आ रहा है, ETS में काम में आ रहे हैं 8 और 2 ये 10 NaDH2, 10 NaDH2 प्लस 2 FADH2 प्लस 6 O2। इनको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये NaDH2 से ही ऑब्टेन हुए हैं। 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2 यहाँ पर काम में आए और हमें मिले 12 H2O प्लस जो हमने निकाले थे NaDH2 और FADH2 से 34 ATP। अब इसमें जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट हैं उनको देखें। ये यहाँ पर प्रोडक्ट है तो यहाँ पर रिएक्टेंट के रूप में काम में आ गया, यहाँ बना, यहाँ खर्च हो गया। NaDH2 2 और 8 10 यहाँ खर्च हो गए। FADH2 2 यहाँ बने, 2 यहाँ पर खर्च हो गए। टोटल इसको समराइज करें तो रिएक्टेंट की तरफ क्या बचा, C6H12
O6 प्लस 6O2, केवल ये दो ही बचे। आगे इस तरफ देखें, 6 से CO2 प्लस 12H2O। यहाँ पर भी हम 6H2O लिखते हैं क्योंकि वो 6 जो हैं वो क्रेब्स साइकिल में हमें ऑब्टेन भी हो जाते हैं। 6 मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर ऑब्टेन भी यहाँ पर खर्च भी होते हैं। तो 6H2O यहाँ खर्च होते हैं, इसलिए ये 6 लिखते हैं, या इनको आप ध्यान में नहीं रखें। प्लस 34 प्लस 2 प्लस 2 38 ATP। तो इस तरह से ये पूरा जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर एक चीज लास्ट में और ध्यान में रखें, समरी ETS की ध्यान में रखें। ETS में फॉर्मेशन होता है ATP का। द रिएक्शन इन विच phosphate, inorganic phosphate added with ADP and produce ATP known as a phosphorylation। इसे phosphorylation कहा जाता है। phosphorylation में ATP जो है उसके साथ में ATP का फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से। इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लास्ट में एक्सेप्ट करने वाला कौन है? O2 इसे एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये फॉस्फोरिलेशन होता है, इसलिए इसको कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो ETS इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ध्यान रखें, फोटोसिंथेसिस वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें भी होता है फॉस्फोरिलेशन, लेकिन वो होता है लाइट की प्रेजेंस में। उसमें लाइट एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती, इसेंशियल होती है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट के लिए, इसलिए उसे कहा जाता था, वहां कहा गया था उसे फोटोफॉस्फोरिलेशन, एंड दिस वन इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। सो हियर इन ETS द formation of ATP occurs in the presence of a O2, so it is known as oxidative phosphorylation। तो ये हुआ आज का ये हमारा जो चैप्टर है ETS का, जिसमें हमने इनके बारे में पढ़ा और टोटल जो समराइज कर लिया इसको वो हमने यहाँ पर किया है। तो ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन जो है उसके बारे में हमने पढ़ लिया, फिर उसके कुछ अदर मोड जो हैं इससे रिलेटेड उनके बारे में हम बाद में और पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने जो है वो इतना, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, तो इसको ध्यान में रखें। ETS को हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो होता है इंटरनल माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर, और इस पर मिलने वाले इलेक्ट्रॉनिक कैरियर्स जो हैं उनमें इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे कैरियर पर मूव होते हुए एक यूनिफॉर्म चेन के रूप में मूव होते हुए लास्ट में ऑक्सीजन के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं। प्रोटॉन जो रिलीज होते हैं वो भी ऑक्सीजन के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं, और फॉर्मेशन होता है H2O मॉलिक्यूल्स का, और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन होता है ATP मॉलिक्यूल का, जिससे एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, जो सेल की एनर्जी करेंसी जो है वो कहलाती है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।